तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम एनालाइज करेंगे आज़ाद इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी को। बात करें तो कंपनी कंपोनेंट्स बनाने का यानी कि पार्ट्स बनाने का काम करती है अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के लिए। उसमें एरोस्पेस और डिफेंस के लिए कंपनी काम करती है। एनर्जी और ऑयल गैस की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें जो OEM यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, कंपनी उनको पार्ट सप्लाई करती है और फिर आगे अपने जो पूरा इक्विपमेंट बनाते हैं उसमें वो इसको यूज़ करते हैं। कंपनी काफ़ी अच्छा बिजनेस है। इंडिया के अलावा ज़्यादातर कंपनी एक्सपोर्ट्स में काम करती है, ज़्यादातर पार्ट्स कंपनी के एक्सपोर्ट हैं दूसरी कंट्रीज़ में। और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का हम पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और डिटेल में हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। दूसरी बात, ये जो वीडियो है हम अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड पे बना रहे हैं और अगर आप भी चाहते हैं आपके लिए किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वीडियो बना के आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दें। दूसरी बात, हमने अपने चैनल पे चैनल मेंबरशिप का ऑप्शन भी ओपन कर दिया है, आप उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। उसमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। जो भी आप रिक्वेस्ट करते हैं चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद में उसमें आपको प्रेफरेंस मिलेगी। साथ साथ आपको अर्ली एक्सेस मिलेगा हमारे नई वीडियोज़ के लिए और अलग से हम लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे अपने मेम्बर्स ओनली लोगों के लिए और उनकी जो भी क्वेरीज वगैरह हैं उनके बारे में उसमें बात करेंगे। तो काफ़ी बेनिफिशियल आपके लिए हो सकता है। तो आप ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके उसके बारे में डिटेल चेक कर सकते हैं और आपको अच्छा लगता है तो आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं अपनी कंपनी आज़ाद इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में। बात करें तो 15 साल पुरानी काफ़ी एक्सपीरियंस कंपनी है और काफ़ी कंपनी जो कंपोनेंट बनाती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। मिशन और लाइफ क्रिटिकल कंपोनेंट्स कंपनी बनाती है और कंपनी काफ़ी सिग्निफिकेंट एंट्री बैरियर के साथ काम करती है, यानी कि जल्दी से इस इंडस्ट्री में कोई आ नहीं सकता। क्योंकि बात करें अगर एरोस्पेस की, डिफेंस वगैरह की, तो काफ़ी हाई स्टैंडर्ड के साथ में उनके इक्विपमेंट्स बनते हैं, तो उसी सारी चीज़ों को मेंटेन करना सबके लिए ईजी नहीं होता है। तो कंपनी काफ़ी सारे एंट्री बैरियर के साथ भी काम करती है। फिर बात करें, कंपनी इंडिया के अलावा 15 दूसरी कंट्रीज़ में भी सेल्स का काम करती है और कंपनी का जो मेनली रेवेन्यू है 87% रेवेन्यू कंपनी को एक्सपोर्ट की मार्केट से ही आता है। अभी कंपनी के पास में 14 से ज़्यादा क्वालिफाइड पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स हैं जो कंपनी आगे डिलीवर करती है, यानी कि उसको पहले से सारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंपनी अच्छे से डेवलप करा है और फिर आगे उनको सप्लाई करती है कंपनी। 45 कंपनी में क्वालिफाइड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जिसमें बात की थी काफ़ी सारे लाइफ क्रिटिकल जो है कंपोनेंट्स होते हैं एरोस्पेस, मतलब एरोप्लेन में कुछ भी अगर लगना है तो काफ़ी अच्छे से क्वालिटी स्टैंडर्ड सब चीज़ चेक कर रखते हैं, तो उसी हिसाब से कंपनी सारा काम करती है। और अभी कंपनी के पास में 20,000 स्क्वायर मीटर की मैन्युफैक्चरिंग एरिया भी है, तो कंपनी काफ़ी अच्छे से अपना बिजनेस करती है। अब कंपनी कौन कौन सी मेनली इंडस्ट्री में काम करती है, तो पहले है एरोस्पेस और डिफेंस। इसमें बात करें तो कंपनी काफ़ी सारे जो की मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको अपने कंपोनेंट सप्लाई करती है। उसमें जो कंपनी के मेजर कस्टमर्स हैं उसमें हनीवेल है, जनरल इलेक्ट्रिक है, उसके अलावा ईटॉन एरोस्पेस है। ये कंपनी है, इससे अपने कंपोनेंट खरीदते हैं, तो काफ़ी हाई स्टैंडर्ड कंपोनेंट है, उसी के साथ कंपनी काम करती है। फिर बात करें एनर्जी के सेक्टर में, जो पावर जनरेशन के लोग काम करते हैं उसको भी कंपनी कंपोनेंट प्रोवाइड करती है। उसमें जो कंपनी के मेन कस्टमर हैं उसमें सीमेंस एनर्जी है, जनरल इलेक्ट्रिक है, मित्सुबिशी है, मैन है, हनीवेल है। इस तरह की सारी कंपनियां इनसे जो पार्ट्स वगैरह खरीदते हैं। फिर ऑयल गैस के भी सेक्टर में कंपनी काम करती है। उसमें कंपनी वन ऑफ द ग्लोबल लीडर जो मैन्युफैक्चरर है उसको कंपनी इक्विपमेंट प्रोवाइड करती है। तो होगी कंपनी कस्टमर के बारे में बात और इंडस्ट्री के बारे में बात करें कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में। कंपनी कौन कौन से टाइप के प्रोडक्ट बनाती है, तो एनर्जी और ऑयल गैस इंडस्ट्री कंपनी जो मेनली प्रोडक्ट बनाती है उसमें है न्यूक्लियर पावर टर्बाइन, हाइड्रोजन और नेचुरल गैस टर्बाइन, उसके अलावा थर्मल पावर टर्बाइन और ऑयल एंड गैस अप एंड मिड स्ट्रीम सब सिस्टम। तो कंपनी इस तरह के कैटेगरीज के सारे प्रोडक्ट बनाती है और बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। उसमें वेस्ट टू एनर्जी में भी यूज़ होते हैं, मैरीन प्रपल्शन में कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में तो है ही है। इस तरह की सारी इंडस्ट्री में कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ होते हैं। फिर बात करें तो एरोस्पेस और डिफेंस इंडस्ट्री में कंपनी कौन कौन से टाइप के प्रोडक्ट बनाती है, तो उसमें एरो इंजन असेंबली के प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, ऑक्सिलरी पावर यूनिट है, एयर जनरेशन एंड वेल्व असेंबली के रिलेटेड कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, एयर फ्रेम एंड बूस्टर से रिलेटेड कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। तो काफ़ी अच्छे से कंपनी दोनों सेगमेंट में काम करती है। फिर बात करें, जब बात की कंपनी काफ़ी एंट्री बैरियर के साथ में काम करती है। क्यों मेन एंट्री बैरियर हैं, तो पहली बात तो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए तब जाके कंपनी कोई खुल सकती है नहीं और तब वो किसी को कंपटीशन में जा सकती है। दूसरी बात टेक्निकल एक्सपर्टीज़, बहुत ज़्यादा हाई एंड प्रोडक्ट है, बहुत ज़्यादा हाई एंड टेक्निकल रिक्वायरमेंट होती है, तो वो जब तक डेवलपमेंट होगी तब तक काफ़ी टाइम लग जाता है। दूसरी बात कि जिन लोगों के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करना है, अब बड़ी बड़ी कंपनी है उनके ऑलरेडी काफ़ी अच्छे ब्रांड हैं, उनके साथ में अगर आपको सारी चीज़ें करनी है तो बहुत लंबी प्रोसेस होती है, तब जाके कहीं प्रोडक्ट या कंपोनेंट अप्रूव होते हैं, तब आगे वो मैन्युफैक्चरिंग में और सेल्स में जाते हैं। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है किसी नई कंपनी को आने के लिए, तो कंपनी काफ़ी अच्छा एक मोट भी होल्ड करती है। फिर बात करें कि कंपनी कौन कौन सी कंट्रीज़ में अपना जो माल है वो एक्सपोर्ट करती है, तो इंडिया के अलावा कंपनी जापान, सिंगापुर, सऊदी अरेबिया, UAE, साउथ अफ्रीका,
अमेरिका, उसके अलावा यूके, हंगरी, जर्मनी, फ्रांस, इस तरह की सारी कंट्रीज में अपना माल एक्सपोर्ट करती है। और जिसमें पहले बात की थी 87% कंपनी को जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट की मार्केट से आता है और 13% का कंपनी को जो रेवेन्यू है वो डोमेस्टिक मार्केट से आता है और 15 से ज़्यादा कंट्रीज यहाँ पे कंपनी अपना माल एक्सपोर्ट करती है। फिर बात करें कंपनी कुछ रीसेंट डेवलपमेंट की, जो अभी कंपनी को फिलहाल में कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिले हैं, तो अभी कंपनी ने 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है रॉल्स रॉयल्स के साथ में। उसमें कंपनी उनके डिफेंस और मिलिट्री के एयरक्राफ्ट इंजन्स के लिए काफ़ी सारे जो कंपोनेंट हैं वो सप्लाई करेगी। उसके अलावा 5 साल का एग्रीमेंट कंपनी करा है बेकर ह्यूजेस के साथ में। ये कंपनी ऑयल और गैस के सेक्टर में काम करती है, उससे रिलेटेड जो कंपोनेंट कंपनी वो इनके डेवलप करेगी और वो इनको सप्लाई करेगी। उसके अलावा बेकर ह्यूजेस के साथ में एक और कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जो ऑयल फील्ड सर्विसेज रिलेटेड कंपोनेंट कंपनी बनाती है, वो भी उनको सप्लाई करेगी। उसके अलावा GE वर्नोवा, इस कंपनी के साथ में कंपनी का 7 साल का एग्रीमेंट हुआ है और यहाँ पे कंपनी न्यूक्लियर और इंडस्ट्रियल थर्मल पावर इंडस्ट्री में काम करती है, उससे रिलेटेड कंपोनेंट कंपनी इसको सप्लाई करेगी। तो कंपनी काफ़ी अच्छा बिजनेस है और ऑलरेडी नए नए कॉन्ट्रैक्ट भी कंपनी को मिल रहे हैं। तो इससे बात करें तो कंपनी काफ़ी अच्छा बिजनेस करती है। हम देखा कंपनी का काफ़ी सारी बड़ी बड़ी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, तो ऐसे ही तो कंपनी को नहीं मिल जाएंगे ना। कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे होंगे, उनकी सर्विस अच्छी होगी, सारी चीज़ें पूरे सेफ्टी स्टैंडर्ड के साथ कंपनी काम करती है। खास करके एरोस्पेस वगैरह की बात करें तो बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड होते हैं, तभी ये कोई कॉम्पोनेंट इक्विपमेंट अप्रूव होते हैं। तो कंपनी काफ़ी अच्छा काम करती है, अच्छे अच्छे लोगों के साथ अच्छी कंपनी के साथ में काम कर रही है। तो क्लियर हमें दिखाई दे रहा है कंपनी के जो भी पार्ट्स कंपनी बनाती है उसमें काफ़ी अच्छे से क्वालिटी मेंटेन करती हुई उनके दम होगा, तभी कंपनी को अच्छा बिजनेस मिल रहा है। फिर बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, किन किन लोगों ने अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट किया है। तो आपको बता दें अभी दिसंबर 2023 में कंपनी का IPO आया था, उसके थ्रू कंपनी ने 740 करोड़ रुपये रेज़ किए थे। और उसके आने के बाद में अभी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, तो प्रमोटर्स के पास में कंपनी के 66% शेयर हैं, FIs के पास में 10% है, DIs के पास में 3% का स्टेक है और पब्लिक और दूसरे लोगों के पास में 21% है। यानी कि कुल मिला देखें तो 13% का इसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है और 21% का पब्लिक के पास में है। तो ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट सभी लोगों ने इस कंपनी में की हुई है। और बिजनेस की बात करी ली, बिजनेस काफ़ी अच्छा कंपनी का और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा दिखाई दे रहा है। और अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में कि पिछले 5 साल में कंपनी के प्रॉफिट और रेवेन्यू में कैसी ग्रोथ आई है। तो एक्चुअली वैसे तो हम 5 साल का डेटा कंपनी का चेक करते हैं, लेकिन क्योंकि अभी कंपनी का IPO आया तो अभी इस कंपनी का 4 साल का डेटा अवेलेबल है और उसी हिसाब से इसका फंडामेंटल एनालिसिस हम करेंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले कंपनी का रेवेन्यू, तो 2021 में कंपनी के थे 123 करोड़ के और ये काफ़ी अच्छे से इंक्रीज होकर 2024 में 341 करोड़ गए हैं और 40% के काफ़ी अच्छे CAGR से पिछले 4 साल में ग्रोथ आई है। तो जैसे हमने देखा था कंपनी को नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं और पुराने भी कंपनी काफ़ी एक्सपर्टीज़ है कंपनी उसमें, तो काफ़ी अच्छे से अपना जो बिजनेस है कंपनी वो इंक्रीज़ कर पा रही है। ऐसी बात करें कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो 30% के आसपास की एवरेज है पिछले 4 साल के। तो काफ़ी अच्छा कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी मैनेज कर रही है। तो क्लियर हमें दिखाई दे रहा है कंपनी के प्रोडक्ट वगैरह अच्छे हैं, उनकी प्राइसिंग अच्छी है, इसीलिए कंपनी को अच्छा मार्जिन मिल रहा है। फिर बात करें कंपनी नेट प्रॉफिट की, तो 12 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था 2021 में और ये काफ़ी अच्छे से इंक्रीज होकर 2024 में 59 करोड़ का हो गया। प्रॉफिट तो बहुत ही अच्छे से कंपनी ने इंक्रीज करा है। 70% के ज़बरदस्त CAGR से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, 40% के CAGR से सेल्स बढ़ी थी और 70% के CAGR से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। तो काफ़ी अच्छे से कंपनी दोनों चीज़ों को मैनेज कर रही है। फिर बात करें फ्री कैश फ्लो की, तो अभी कंपनी का फ्री कैश फ्लो अवेलेबल नहीं है। पिछले 4 साल देखें तो 4 साल से लगातार कंपनी नेगेटिव फ्री कैश फ्लो, क्योंकि छोटी कंपनी है अभी। बात करें तो बार बार पैसे की रिक्वायरमेंट होती है बिजनेस बढ़ाने के लिए, आगे नई नई फैसिलिटीज़ बनाने के लिए। तो उस सब देखें तो अभी जो भी कंपनी प्रॉफिट वगैरह कमाती है उसको वापस से अपने बिजनेस में रीइन्वेस्ट कर रही है। तो अभी फ्री कैश फ्लो कंपनी उसमें नहीं है। उसके बाद करें डिविडेंड पेमेंट की, तो कंपनी अभी डिविडेंड पेमेंट भी नहीं करती है, अगर फ्री कैश फ्लो वगैरह ही नहीं है तो अभी ज़्यादा पैसा उसको अपने पास ही चाहिए, तो इसलिए अभी डिविडेंड भी कंपनी ज़्यादा पेमेंट नहीं करती है। फिर बात करें डेट बाय इक्विटी की, कंपनी कितना लोन लिया हुआ है, कितना अपना खुद का पैसा इन्वेस्ट किया है। तो कंपनी का डेट बाय इक्विटी आ रहा है 0.06, यानी कि बहुत थोड़ा सा मामूली सा कंपनी ने लोन लिया है, बहुत ज़्यादा कंपनी को लोन वगैरह नहीं है, इसलिए ज़्यादा कोई इंटरेस्ट का बर्डन नहीं है और ज़्यादा कोई पेमेंट वापस करने की, यानी कि लोन को पैसा वापस करने की कोई टेंशन कंपनी पर नहीं है। फिर बात करें रिटर्न इक्विटी की, तो रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का अच्छा है, पिछले साल का 14% का आया और पिछले जो 4 साल की एवरेज देखें तो वो भी 14% के आसपास ही है। तो कंपनी काफ़ी अच्छे से रिटर्न जनरेट करी है अपने इन्वेस्टर के पास में। तो कुल मिला के बात करें तो एक जो स्मॉल कैप कंपनी होती है उसी हिसाब से कंपनी के यहाँ पे देखें तो अभी सारे फाइनेंशियल हैं। कंपनी एग्रेसिवली अपना बिजनेस बढ़ा रही है, अपना प्रॉफिट बढ़ा रही है, लेकिन अभी कंपनी में फ्री कैश फ्लो अवेलेबल नहीं है। और कंपनी की अच्छी बात है, कंपनी को लोन वगैरह कोई नहीं है और कंपनी का ROE बढ़िया है। तो कुल बात करें तो ठीक ठाक फाइनेंशियल है, क्योंकि नेगेटिव फ्री कैश फ्लो जो कंपनी होती है, खास करके मैं बात करूँ तो उसमें मैं ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता हूँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि अभी पैसा उनको बार बार चाहिए और एक्चुअल पैसा वो कमाई नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट जो आ रहा है वो भी पेपर्स में आ रहा है, एक्चुअल पैसा कंपनी को ज़्यादा बच नहीं रहा। तो उस हिसाब से इस तरह के देखें तो मेरे हिसाब से कंपनी के ठीक ठाक फाइनेंशियल है, बहुत ज़्यादा बढ़िया कंपनी फाइनेंशियल नहीं है।
और अब हम बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि आज की जो कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है उसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिल रहे हैं या फिर महंगे शेयर मिल रहे हैं। और मैं बता दूं, इस तरह की कंपनीज को वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, जिसके हम कंपनी को फ्री कैश फ्लो को वैल्यू करते हैं कि कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है, उसके हिसाब से इसकी कितनी वैल्यू बनती है। लेकिन बात करें तो अभी हमने कंपनी के फाइनेंशियल चेक किए थे और पिछले 4 साल से कंपनी लगातार नेगेटिव फ्री कैश में, कंपनी का फ्री कैश फ्लो अवेलेबल नहीं है। तो बात करें तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से कंपनी हाईली ओवर प्राइस है, इस कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहिए। कोई कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट नहीं करती तो उसकी कोई वैल्यूएशन एक्चुअली बनती नहीं है। तो इस कंपनी को हम फ्री कैश फ्लो से वैल्यू नहीं कर सकते हैं। तो फिर भी हम इसको कंपनी को प्राइस बाय अर्निंग रेशियो से और प्राइस बाय बुक वैल्यू के हिसाब से एक बार चेक कर लेते हैं कंपनी की वैल्यूएशन कैसी आ रही है। उसके लिए पहले चेक करते हैं कंपनी का शेयर प्राइस। तो अभी जो कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है वो है 1550 रुपये पर इक्विटी शेयर के आसपास कंपनी के शेयर ट्रेड कर रहे हैं। और 1550 रुपये शेयर प्राइस हिसाब से कंपनी की जो प्राइस बाय अर्निंग रेशियो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाई आ रही है। 157 की कंपनी की प्राइस बाय अर्निंग रेशियो है। तो कंपनी बहुत ज़्यादा शेयर प्राइस मतलब फ्री कैश फ्लो तो छोड़ो, कंपनी को हम नेट प्रॉफिट के हिसाब से देखें तो उस हिसाब से कंपनी हाईली ओवर वैल्यूड है। इंडस्ट्री की पीबाई 35 की है और कंपनी का जो प्राइस बाय अर्निंग रेशियो आ रहा है वो 157 का। तो बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस, यानी कि ₹1 कमाने के लिए 157 रुपीज़ हमें इन्वेस्ट करने पड़े इस कंपनी में आज की डेट में। तो उस हिसाब से बात करें तो कंपनी हाईली ओवर वैल्यू है, तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता आज की डेट में इस कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए। हमने बाकी चीज़ चेक की, कंपनी का बिजनेस वगैरह ठीक है, फाइनेंशियल भी अभी कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट करती नहीं है। लेकिन बात करें तो नेट प्रॉफिट के हिसाब से वैल्यूएशन चेक करें, प्राइस बाय अर्निंग रेशियो हम चेक करें, उस हिसाब से भी कंपनी ओवर वैल्यूड है। तो क्लियर दिखाई दे रहा है कि अभी सही समय नहीं है इस कंपनी इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन बात है कि कंपनी अभी स्मॉल कैप की है तो बहुत ज़्यादा कंपनी अप डाउन आते हैं। तो अगर हम थोड़ा वेट कर लेंगे, इसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो थोड़ा हम वेट कर लेंगे तो इसका प्राइस नीचे आ जाएगा, तब इसमें एंट्री ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी बात, जो कंपनी का आईपीओ आया था तो 670 रुपये के आसपास के शेयर जो है लिस्ट हुए थे और अब बात करें तो 1550, यानी कि डबल हो गया है पिछले 1 साल के अंदर शेयर प्राइस। इसी वजह से कंपनी हाईली ओवरवैल्यूड है। तो थोड़ा सा अगर हम वेट कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। जिन लोगों ने आईपीओ के टाइम पे इन्वेस्ट कर लिया तो उनको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल गया है, लेकिन डिपेंड करता है कितने लोगों ने उसको लंबे टाइम तक होल्ड किया। तो अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो इन्वेस्टेड रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन नया पैसा अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो कंपनी का प्रोफाइल वगैरह ठीक है, लेकिन इसको इस प्राइस में इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा रिस्क इंक्रीज हो सकता है। लेकिन वही बात है कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको अगर प्राइस ठीक लगता है, कंपनी अच्छी लगती है तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, अपनी रिसर्च कर सकते हैं और फिर आप डिसीजन ले सकते हैं कंपनी से आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो इससे बात करें तो कंपनी पर आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।